बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले नादरीन, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी लाहौर का दौरा कर रहे हैं। पंजाब में जब वो दाखिल हुए तो अटक में उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया। अटक वालों ने ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। उसके बाद फिर हमने देखा कि पंजाब पुलिस की कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। बहुत सारी जगहों पर देहातों से जहाँ जहाँ से लोग निकल कर आ रहे थे मोटरवे की जानिब, उन्हें मोटरवे पर आने से रोका जा रहा था। पुलिस ने जगह जगह पर नाके लगाए हुए थे। हत्ता कि सरगोदा से हुकूमत के अपने बंदे नदीम अफजल चंद साहब ने ये रिपोर्ट भी कर दिया। उन्होंने बता दिया कि जनाब यहाँ पे तो बाकायदा लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो शादी ब्याह पे लोग जा रहे हैं वो नहीं जा पा रहे, जो लोगों के अपने काम है वो भी नहीं कर पा रहे। सिर्फ मोटरवे से एक सियासी शख्सियत ने गुजरना है और उसके लिए इतना बंदोबस्त लगाया गया। तो पूरी पंजाब पुलिस को इसी काम पर लगाया गया और ये काम अभी नहीं, पिछले 2-3 दिन से चल रहा है। जब से इन्हें अब मालूम हुआ है कि सुहेल अफरीदी ने आना है और लाहौर का दौरा करना है, तब से छापे मारे जा रहे हैं घरों में। 80 साल 85 साल के बुजुर्ग भी गिरफ्तार किए गए। यास्मीन राशिद साहबा के हलके से एक बुजुर्ग को गिरफ्तार किया गया। ये एक सियासी वर्कर है, उनके वालिद, इनकी उम्र 85 साल है। मैं देखकर हैरान हो गया कि इस लेवल पे ये निज़ाम पहुंच गया। मियां असलम इकबाल, उनके भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया और लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं। बहुत सारे कारकुन गिरफ्तार हो गए, बहुत सारी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। यहां पर अभी कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा बिलावल भी आया था। बिलावल जरदारी जब आया, उसने आगे पंजाब का लाहौर का दौरा किया तो मरीम नवाज ने उसको बड़ा वेलकम किया था और किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया गया था, क्योंकि मम्मी डैडी किस्म का दौरा था। ज़्यादा लोग निकलते भी नहीं है, 2-4-5 हज़ार बंदा निकल रहा है, बहुत ज़्यादा भी होगा तो पीपल्स पार्टी की जितनी औकात है उसमें PMLN को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। फिर PMLN खुद भी बंदे नहीं निकाल पा रही, वो बेचारे बड़ी मुश्किलों से हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करके सरकारी मुलाजमीन को बिठा कर भी एक मजमा इकट्ठा नहीं कर पाते। अभी गुजरावाला में कुछ अर्सा पहले आपने उनकी हालत देखी थी। तो PTI का हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि वो मनाजिर ना बने जो इमरान खान साहब जब लाहौर की सड़कों पे निकलते थे या वहाँ से गुजरते थे तो जो मनाजिर बन जाते थे। हुकूमत लगातार कोशिश कर रही है कि PTI को उस किस्म के मनाजिर ना मिले, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी कोशिश कर रही है कि पंजाब के अंदर कारकुनों को दोबारा से मुतहर्रिक किया जाए, PTI के लोग बाहर निकलें और बाहर निकलने के बाद दोबारा से इमरान खान साहब के लिए कैंपेन शुरू करें। अब भेरा के ऊपर जो है वो खाने पीने का बंदोबस्त था तो पुलिस ने ज़बरदस्ती होटल ही बंद करवा दिए। वहाँ पे चक्री के अंदर भी ऐसी सूरत की गई। अब लाहौर में ठोकर न्याज बेग से एंटर हुए तो सारे रास्ते पुलिस ने पहले ही बंद किए हुए थे, गिरफ्तारियां कर रहे थे। लेकिन फिलहाल सुहेल अफरीदी को जगह जगह पे लोगों ने इस्तकबाल भी किया और इन रुकावटों ने ना सिर्फ सुहेल अफरीदी का फ़ायदा किया बल्कि तहरीक में जान डालती हैं ये चीज़ें। देखें ना, अगर ये एक रैली चलती और वो लाहौर आ जाती और लाहौर में लोगों को खुला छोड़ा जाता और खुले दिल के साथ उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी करने दी जाती तो 2 दिन में 4 दिन में खबर खत्म हो जाती। लेकिन जिस तरीके से रोक टोक की जा रही है, जिस तरीके से पुलिस को और ताकत को इस्तेमाल किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, इस सारे अमल को कामयाब बनाया जा रहा है। सियासतदान जब अपोजिशन में होता है ना तो वो ये चाहता है कि हुकूमत उसके साथ ज्यादती करे, उससे उसकी तहरीक में ताकत आती है और ये हुकूमत ऐसा करने में माहिर है। इन्होंने यही कर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात बना दिया है और ये हरकतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद मजबूत करेंगी। बहरहाल मोटरवे पे आने वाली सड़कें भी बंद थी, बाकी जगह भी बंद थी, लेकिन इसके बावजूद ठीक ठाक सुहेल अफरीदी का इस्तकबाल चल रहा है। इन्होंने बहुत सारी जगहों पे जाना है। सुहेल अफरीदी ने कोट लखपत जेल में भी इन्होंने जाना है, जो असीरान है उनको मिलने के लिए बहुत सारे लोगों के घरों में भी जाना है, बहुत सारे कारकुनों से इन्होंने मुलाकातें भी करनी है। रात को लिबर्टी चौक में 9 बजे के करीब सुहेल अफरीदी और इनके साथी जाएंगे। अब देखते हैं कि लिबर्टी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत पहले इकट्ठा हुआ करते थे, अभी क्या सूरत हाल बनेगी लिबर्टी चौक में और बाकी जगहों पे, ये हम आपको रिपोर्ट कर देंगे। जो सुबह आप व्लॉग देखेंगे उसमें सारी चीज़ें, सारी तफसीलात आपके सामने आ जाएंगी। अब नाज़रीन, एक इस्तकबाल बांग्लादेश में भी हुआ है। बांग्लादेश में जो इस्तकबाल हुआ वो तारिक रहमान साहब का इस्तकबाल है और ये 17 साल के बाद एक ऐसे सियासी रहनुमा हैं जो 17 साल के बाद वापस बांग्लादेश की सरजमीन पर आए हैं। 16 साल एक फस्तायत, जुल्म और जबर रहा जो हसीना वाजिद ने किया और 16 साल तक ये अपने वतन जो मशरकी पाकिस्तान या बांग्लादेश है वहाँ वापस नहीं आ सके और 17 साल के बाद ये वापस अपने वतन आए। इनका इस्तकबाल देखने वाला था, हर तरफ अवाम ही अवाम थी, बहुत बड़ा एक हुजूम था और किसी भी डिक्टेटर के लिए या जालिम के लिए ये दिल दहला देने वाला मंजर होता है कि इतने बड़े पैमाने पर अवाम निकल आए किसी के इस्तकबाल के लिए, खास तौर पे अगर वो सियासी रहनुमा है तो। और इस बात की तवक्को की जा रही है कि आने वाले इलेक्शन में तारिक रहमान साहब या जो खालिदा ज़िया साहिबा हैं उनकी पार्टी ही इलेक्शन जीतेगी और वो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ आएंगे और अपनी हुकूमत बना लेंगे बांग्लादेश में। और अगर इनको 2/3 अक्सरियत मिल जाती है तो जो कुछ भी वैसे किया गया है हसीना वाजिद की जानिब से बांग्लादेशी कवानीन के साथ और आइन के साथ और चीज़ों के साथ
उन सारों के रिवर्स होने का वक्त तो बहुत पहले आ गया था, लेकिन बाकायदा वो रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी। फरवरी में वहां पे इंतखाबात है। अब ऐसा इस्तकबाल पाकिस्तान में किसका हो सकता है? एक ही आदमी है। नवाज शरीफ जब पाकिस्तान वापस आए तो उनके तोते उड़ गए थे कबूतर उड़ाने के चक्कर में, और पिछली दफा जब पाकिस्तान आए थे तो उनका भाई भी एयरपोर्ट उनको लेने नहीं गया था। तो नवाज शरीफ साहब की तो कहानी खत्म है। बेनजीर भुट्टो एक ऐसी लीडर थी जिनका आखिरी मरतबा इस्तकबाल हुआ था। उसके बाद से बार बार बिलावल को लॉन्च किया जाता है, कभी जरदारी को लॉन्च किया जाता है, कभी आसिफा जरदारी को लॉन्च किया जाता है, लेकिन पब्लिक का रिएक्शन नहीं आता, पब्लिक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही प्रॉपर तरीके से। इमरान खान वो वाहिद आदमी है जो अगर निकला जेल से बाहर तो फिर आप इससे भी बड़ा इस्तकबाल देखेंगे। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं कि इमरान खान अगर बनी गाला की तरफ चलेंगे तो अडियाला जेल से लेकर बनी गाला तक अवामी अवाम होगी। इमरान खान अगर लाहौर की जानिब चलेंगे तो 10 से 20 किलोमीटर में सिर्फ आपको अवामी अवाम नजर आएगी और कुछ नजर नहीं आएगा। ये लोग इमरान खान के साथ एक समंदर अवाम का चलेगा, मुझे इस बात का पता है। अल्टीमेटली बाहर तो आ जाना इमरान खान ने, हमेशा निजाम कभी किसी को अंदर रख नहीं सकता, जितनी भी ज्यादती कर ले। जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़ी होगी। अब पंजाब के अंदर प्रॉब्लम यह है कि जिनकी हुकूमत बनाई गई है वो मकबूल नहीं है, और जो मकबूल है उन्हें दबाया जाता है, हत्ता के सहाफियों को भी पकड़ लिया जाता है। आगा शेख सरवर साहब जो है वो रिहा हो गए हैं, ये बड़ी अच्छी खबर है। राय गुलाम अली साहब भी रिहा हो गए हैं, और ये दोनों बड़े अच्छे नौजवान हैं। आगा शेख सरवर साहब ने बहुत कम वक्त में बहुत अच्छा काम किया है, और वो आवाज़ सुनाई जिसे पाकिस्तान का मीडिया नहीं सुना पा रहा। पाकिस्तान के लोगों से वो बातचीत की जो पाकिस्तान का मीडिया नहीं कर पा रहा, और वो सोशल मीडिया के जरिए अवाम तक ये मालूमात पहुंचाते रहे। तो आगा शेख सरवर साहब ने बताया कि उन पर तशद्दुद किया गया और उन पर दबाव डाला गया कि वो मरियम नवाज से माफ़ी मांगे, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। और ये भी कहा गया कि अडियाला जेल के बाहर क्यों जाते हो, यानी इससे बहुत तकलीफ है हुकूमत को, और अलीमा खान के साथ तुम्हारे क्या ताल्लुकात हैं। इस किस्म की बातें जो हैं वो आगा शेख सरवर साहब के साथ की गई। सोराब बरकत साहब अभी भी गिरफ्तार हैं, उन्हें ये हुकूमत छोड़ने पर तैयार ही नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक के बाद एक केस बना देती है। अब हाई कोर्ट के अंदर पिछले हफ्ते केस लगा तो जज साहब ने जाती वजूहात की बुना पर केस सुनने से इनकार कर दिया। अब दोबारा केस लगा तो इस मरतबा जो सरकारी इदारा है NCCIA, वो लोग पेश ही नहीं हुए, वो आए ही नहीं, और दोबारा जो तारीख डाल दी गई वो 5 जनवरी तक की डाल दी गई है, यानी 10 दिन बाद की तारीख डाल दी गई। ये ऐसी डिटाई और बेशर्मी पाकिस्तान में हो रही है कि इससे पहले हमने नहीं देखी। सोराब बरकत साहब को रिहा किया जाना चाहिए। कश्मीरियों ने आवाज़ उठाई है, पाकिस्तानियों ने आवाज़ उठाई है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगातार जेल के अंदर रखा गया है। अलग अलग मुकदमात बनाए गए हैं, और सहाफ़ती बरादरी भी जिस तरह आवाज़ उठानी चाहिए उस तरह आवाज़ उठाने में अब तक नाकाम है। देखिए, पाकिस्तान को इन्होंने पूरे को एक जेल बना दी है, और ऐसी जेल बना दिया है जहां से हर कोई निकलकर बाहर जाना चाहता है। आज मेरी बात हो रही थी, मलेशिया में जो पाकिस्तानी है वो ये बता रहे थे कि जनाब हम यहाँ मलेशिया में रहते हैं, 90,000 पाकिस्तानी थे पहले, अब 1,90,000 है पिछले 2 साल के अंदर। ये 2-2.5 साल में इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी निकलकर मलेशिया पहुंचे हैं कि तादाद दुगनी हो गई है। ये मुझे वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बताया। मैं एक डाटा आपके सामने रखता हूं, और ये डाटा आपको बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर से ब्रेन गेन हो रहा है या ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आसिम मुनीर साहब ने कहा था ब्रेन गेन, मैं कह रहा था ब्रेन ड्रेन। अब देखिए पाकिस्तान को छोड़ के कौन कौन लोग जा रहे हैं। नंबर 1, 2 साल के अंदर 5,000 डॉक्टर्स पाकिस्तान को छोड़ गए, 11,000 इंजीनियर पाकिस्तान को छोड़ गए, 13,000 अकाउंटेंट्स पाकिस्तान को छोड़ गए। ये सिर्फ 3 शोबों के 30,000 लोग हैं। ये 3 शोबों के 30,000 लोग पाकिस्तान को छोड़कर चले गए लगभग। ये किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ। और अगर आपको मैं 4-5 शोबे और शामिल करूं तो कम से कम 1 लाख ऐसे टेक्निकल लोग हैं या माहिर लोग हैं अपने अपने शोबे के अंदर जो पाकिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। पाकिस्तान का चौथा सबसे बड़ा जो फ्रीलांसिंग का हब जो है वो पाकिस्तान है। अब यहां पे जो इंटरनेट शटडाउन हुआ, यानी बार बार ये इंटरनेट बंद कर देते हैं ना, इंटरनेट को कमजोर कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और सिर्फ इसलिए कर देते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की आवाज को दबाया जाए। तो इस शटडाउन से 1.62 अरब डॉलर का नुकसान, 162 करोड़ डॉलर्स का नुकसान हुआ पाकिस्तान को। 1 अरब डॉलर के लिए आप IMF के तरले करते हैं, और सिर्फ इंटरनेट की बंदिश से आपने पाकिस्तान में 1.62 अरब डॉलर का नुकसान कर दिया, 1.62 अरब डॉलर। अच्छा, 24 लाख जो फ्रीलांसर हैं उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान में खतरे में, यानी पॉलिसी भी ठीक नहीं है। IT के शोबे के अंदर लोगों को मौका ही नहीं मिलता सही तरीके से काम करने के लिए। कभी फायरवॉल लगा देते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी इंटरनेट बंद कर देते हैं। और जो IT के शोबे से वाबस्ता लोग हैं,
वो अब पाकिस्तान में पैसा मंगवाते नहीं है। यानी एक आदमी मिसाल के तौर पे उसने अपना अकाउंट बनाया हुआ है अमेरिका में, या उसने अपना अकाउंट बनाया हुआ है बरतानिया में या यूरोप के किसी मुल्क में, तो वो अपना पैसा वहां मंगवाता है और पाकिस्तान में सिर्फ इतना पैसा मंगवाता है जितना उसकी ज़रूरत है। फ़र्ज़ करें एक आदमी की ज़रूरत है 1 लाख रुपया, उसकी फैमिली की ज़रूरत है, और उसने 10 लाख रुपया कमाया आईटी के शोबे में, तो वो पैसा पाकिस्तान नहीं मंगवाएगा। ज़्यादातर लोग अपना पैसा बाहर रख रहे हैं, वो पाकिस्तान में सिर्फ उतना पैसा मंगा रहे हैं जितनी उनकी अपनी ज़ाती ज़रूरत है। अगर ये सारा पैसा पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान को कितने ज़्यादा रेमिटेंसेस भी मिलेंगे और कितना ज़्यादा सरमाया भी पाकिस्तान में आएगा। लेकिन लोगों को मायूस कर दिया है ना, लोग पाकिस्तान के अंदर पैसा लाना ही नहीं चाह रहे। उन्हें आइडिया हो गया है कि यहां से हमें निकलना है, और बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। आसिम मुनीर साहब के हवाले से एक खबर उठाई गई और बहुत ज़्यादा उठा दी गई। पाकिस्तान की मीडिया में दावा किया गया जी आसिम मुनीर साहब को कत्ल की धमकी दे दी गई है, ये कर दिया गया है, वो कर दिया गया है। और ये एक औरत ने खड़े होकर वहाँ पे ये कहा जनाब एम्बेसी के बाहर के आसिम मुनीर साहब को कत्ल कर दिया जाए। तो ऐसी बात नहीं है, ये बहुत सारे लोग तकारीर कर रहे थे और सबको बात करने का मौका मिल जाता है जब लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो काफ़ी ज़्यादा लोग तकारीर करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोग्राम्स में। तो वहाँ पे एक खातून है, मैं उन्हें जानता भी नहीं, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो बात कर रही थी और उन्होंने जज्बात के अंदर ये कहा कि एक जर्नैल तैयारे के अंदर मर गया था और इनके बारे में कहा इनके साथ गाड़ी में कुछ हो सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी भी उन्होंने बात की है। ये अब बदवाएं देने के ऊपर भी अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर मुकदमात बनाए जाएंगे, केसेस किए जाएंगे। वो कह रहे जी हम बरतानिया के साथ रब्ता करेंगे कि एक औरत ने ऐसी बात क्यों की। तो क्या फील्ड मार्शल या पाकिस्तान का निज़ाम इतना बुज़दिल हो गया है या इतने ये डर गए हैं कि इस्तिस्ना होने के बावजूद एक खातून अगर जज्बाती तकरीर करती हैं तो उसके नतीजे में पूरी की पूरी मुल्क की मशीनरी मुतहर्रिक हो जाए और जनाब रब्ते किए जाएं बरतानिया के साथ। ये खौफ की अलामत है, ये डर की अलामत है और लोगों को डराने की एक कोशिश है और इसके अलावा कुछ नहीं है। फील्ड मार्शल को भी नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी कितनी है, हम भी नहीं जानते कि हमारी ज़िंदगी कितनी है। तो यहाँ पे तो सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं, ये एक हकीकत है, इसको हम झुटला नहीं सकते। नाज़रीन, एक और बात उठाई जा रही है पाकिस्तान में और ये बात बार बार उठाई जा रही है कि पीआईए खरीदने वालों को सेल टैक्स माफ कर दिया गया। जहाज खरीदें, बड़े बड़े जहाज खरीदें, सेल टैक्स आपको माफ है, मगर आम आदमी जो है वो पेट्रोल के ऊपर, बिजली के ऊपर, आलू टमाटर, घी, आटा, चावल, दालें, हर चीज़ के ऊपर सेल टैक्स दे रहा है। एक कपड़ा खरीदता है उसके ऊपर सेल टैक्स दे रहा है, एक जूता खरीदता है, रबड़ की चप्पल, उसके ऊपर भी वो सेल टैक्स दे रहा है, एक माचिस की डबिया या साबुन लेने जाता है उसके ऊपर भी वो टैक्स दे रहा है। लेकिन बड़े बड़े लोग, जो ताकतवर लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, और जो एक कंसोर्शियम बना हुआ है मिलिट्री और सिविल सरमायाकारों का, तो वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ पे सेल टैक्स भी माफ़ कर दिया गया। जिस तरह ये पीआईए बेचा गया है ना नाज़रीन, इसकी दूसरी कोई मिसाल तारीख में मिलती नहीं है। और हुकूमत, यानी भी पीआईए बेचा है, साथ ही अगली खबर ये आती है कि पंजाब हुकूमत ने वीआईपी लोगों को प्रोटोकॉल देने के लिए, यानी ये प्रोटोकॉल देने के लिए गाड़ियां नहीं खरीदने का फैसला किया है और 27 करोड़ रुपए से जायद की रकम जारी कर दी कि जनाब हमने प्रोटोकॉल देना है सरकारी बंदों को, हमें प्रोटोकॉल चाहिए, लिहाजा 27 करोड़ रुपया मजीद जारी कर दिया जाए। जब इस तरीके से आप कौम का पैसा ज़ाया करेंगे, मैं आपसे पूछ रहा था ना कि रोज़ाना ये पैसा जाता किधर है। यानी पिछले 5 महीनों में पाकिस्तान ने, जो हुकूमत ने कर्जा लिया है, वो लगभग 650 करोड़ रोज़ाना की बुनियाद पर लिया है। 650 करोड़ रोज़ाना कर्जा ले रही है ये हुकूमत। 5 महीने के आदादोशुमार ये बताते हैं। अब ये पैसा जाता कहाँ है? ये इसी तरह के अल्ले तल्लों में ये पैसा खर्च कर दिया जाता है। इसी तरीके से हुकूमत अपनी अयाशियों में ये पैसा उड़ा देती है। गरीब आदमी के लिए इनके पास पैसा नहीं है। यानी अभी किसान ने गंदम लगाई है, 80% किसान वो हैं जिन्होंने उधार पर लेकर गंदम लगाई है। बेशुमार किसान वो हैं जिनको सैलाब में बहुत नुकसान हुआ था, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। हमने क्योंकि बीज बांटा है ना किसानों में, बहुत हजारों किसानों के अंदर मैंने बीज बांटा है, तो हमें किसानों की बराह रास्त हालत का पता है। हमने उनसे बातचीत की है, तो किसानों के पास ना तो पैसे थे खाद के, ना गंदम का बीज खरीदने के थे, तो ये सारा उधार पे काम चला। अब हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि गंदम की खरीदारी हुकूमत नहीं करेगी, ये दस्तबरदार हो गए इससे। सिर्फ सूबे और वफाक 62 लाख टन की मिकदार के अंदर जखीरा करेंगे एमरजेंसी के लिए गंदम। इसके अलावा हुकूमत गंदम नहीं खरीदेगी। अब अगर हुकूमत गंदम नहीं खरीदेगी ना तो किसान फिर रुल जाएगा। पिछली मरतबा 2000 रुपए मन तक उनकी गंदम बिकी है, बाद औक़ात इससे भी कम में बिकी है, तो किसान की पसली टूट गई। इस मरतबा अगर उन्हें किसानों को 3000 से ऊपर ना मिला, 3200 3400 अगर ना मिला,
तो किसान की बहुत बुरी हालत हो जाएगी। लेकिन हुकूमत को इस बात की किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। नाज़रीन, एहसन इकबाल साहब वाला एक मामला हुआ था रात को, गुज़िश्ता रात। तो एहसन इकबाल साहब ने जो पहले बात बताई कि बच्चे आ गए थे, सोशल मीडिया पे बात फैलाई गई और एक मौक़िफ़ ये दिया, अब दूसरा मौक़िफ़ दे दिया नहीं, कुछ शख्स वहां पे बैठा हुआ था और वो गर्म हो गए, उनकी लड़ाई हो गई। भाई अगर बंदों की लड़ाई होगी, वफाकी वजीर बैठा हुआ है, वो तो एक उंगली के इशारे से चुप करवा सकता है। तो ऐसा तो नहीं हुआ। एहसन इकबाल साहब के चेहरे पे जो घबराहट और परेशानी थी वो दिखाई भी दी और उससे नजर आ रहा था कि एक्चुअली मामला उतना सादा नहीं है जितना वो बता रहे हैं। तो बार बार मौक़िफ़ बदलने की वजह से मामला मशकूक होता जा रहा और जिस किस्म के सहाफ़ी या जिस किस्म के लोग आकर इसके ऊपर सफाइयां पेश कर रहे हैं उससे मामला मजीद मशकूक हो रहा है। कुछ तो हमारे दोस्त सहाफ़ी ऐसे हैं जो बाकायदा मशवरा दे रहे थे कि ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, तो ये वाला मौक़िफ़ आप अपना लें, ये क्यास बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, इसको इस तरह कर लें। कुछ बेचारे इस तरह के मशवरे भी दे रहे थे। तो मेरे ख्याल में एहसन इकबाल के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसको पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये है कि किसी को पता ना चले। लेकिन उनके अपने बार बार मौक़िफ़ बदलने से और अलग अलग किस्म के मौक़िफ़ सामने आने से मामला मशकूक हो रहा है। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब भी यही चाहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए और वो अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। ये बात की तारिक फजल चौधरी साहब ने। अच्छा, ये बात जो है ना वो कुछ और लोगों ने भी की है। ये बात कुछ सहाफ़ी भी अब कर रहे हैं। ये बयानिया लाया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब भी मुज़ाकरात चाहते हैं। जब भी शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया आओ बैठो मुज़ाकरात करते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब को इस वक्त मुज़ाकरात सूट नहीं करते। उन्हें यह सूट करता है कि कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी तरह जो है वो इस हुकूमत को लंबा किया जाए और इमरान खान साहब से किसी तरह जान छुड़ाई जाए, जो वो ख्वाहिश का इजहार ऑफ द रिकॉर्ड करते भी रहते हैं। लेकिन मुज़ाकरात अगर वो करेंगे तो लाजमी बात है कि पाकिस्तान एक नए इलेक्शन की तरफ जाएगा और नवाज शरीफ कभी भी एक नए इलेक्शन में इस सूरत हाल में नहीं जाना चाहेंगे। हाँ, ये एक बयानिया जरूर बनाया जा रहा है। अगर तो नवाज शरीफ साहब सच्चे दिल से चाहते हैं कि वो मुज़ाकरात करें तो उन्हें फौरी तौर पर दो लोगों से मुलाकात करनी चाहिए। वही साबित हो जाएगा कि नवाज शरीफ मुज़ाकरात चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। नंबर एक, नवाज शरीफ साहब मुलाकात करें महमूद खान अचकजई साहब से और नंबर दो, वो मुलाकात करें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से। इन दो लोगों से वो मुलाकात करें। असद कैसर साहब भी इस मुलाकात में शामिल हो सकते हैं और अगर इमरान खान साहब नहीं कहते तो ना शामिल हो, लेकिन इन दो लोगों से मुलाकात करें और फिर इनको अलाउ करें कि ये जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करें। फिर तो बात बन सकती है, फिर तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। अब इस वक्त हुकूमत मुज़ाकरात का कह क्यों रही है? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नए कारनामे करने हैं। इसमें फौज को गदा भेजने वाला मामला भी है मुबैना तौर पे कि ये काम इन्हें करना पड़ेगा और ये इनकी अपनी ख्वाहिश भी है। दूसरा, आर्मी चीफ का जो इस्तिस्ना वाला मामला है उसमें जो उलमा इकराम खड़े हो गए हैं